हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। सीए इंटर में 25 का एग्जाम अब कुछ दिनों में ही शुरू होने वाला है। धड़कन तेज हो रेला है एंड बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप हमें हेल्प करो, ये जो एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट है जिसका हमारा फर्स्ट एग्जाम होगा, उस सब्जेक्ट की रिवीजन हमें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है सो दैट हम अपने एडवांस अकाउंट्स के पेपर को अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाए और फर्स्ट एग्जाम में झंडे गाड़ के आए, ताकि हम लोग आगे मोटिवेशन रहे एग्जाम देने का और ग्रुप 1 तो हम 100% क्लियर करके निकले। एडवांस अकाउंट्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि नंबर 1 अकाउंट्स है, आपका फेवरेट है, एंड नंबर 2 ग्रुप 1 में अगर हमें टोटल को क्रॉस करना है, 150 को क्रॉस करना है, वी हैव टू गो टू 180 200, तो मुझे एडवांस अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्रुप 1 में 170 180 200 मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग जब अपना फाइनल रिवीजन चालू करेंगे, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे सो दैट हम लोग कुछ ना छोड़े और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। हमारा एग्जाम 3 मई से है और फर्स्ट पेपर 3 मई को एडवांस अकाउंट्स का पेपर है। तो मई 25 का एग्जाम डेट एडवांस अकाउंट्स का 3 मई को है, जिसके लिए मैं अब आपको लास्ट डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है हमको, एडवांस अकाउंट्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। डीटी आईडीटी के साथ साथ एडवांस अकाउंट्स इक्वली बड़ा सब्जेक्ट है और वो आपका फर्स्ट एग्जाम है। क्योंकि मैं चाहता हूं आप अच्छी तरीके से रिवीजन करें और थोड़ी रिटन प्रैक्टिस भी इंश्योर करें, इसीलिए हम सब बच्चों को एटलीस्ट 4 डेज एडवांस अकाउंट्स को डिवोट करना चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी पहले टाइम डिवोट कर चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको 3 दिन में हो जाएगा, तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, बट मेरे को लगता है 4 दिन इज एप्ट अगर आप एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन अच्छी तरीके से करना चाहते हो, along with written practice and written practice is very important, क्योंकि अगर आप रिटन प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, फॉर्मेट्स, प्रेजेंटेशन, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन में मूव करना है, ये करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैंने कई बार देखा है बच्चे को आते हुए भी वो हर क्वेश्चन 60-70% करके आ पाता है, पूरा 100% क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो रिटन प्रैक्टिस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडवांस अकाउंट्स में। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो 4 दिन का हमें समय देना है एडवांस अकाउंट्स के लिए। अगर मैं 4 दिन की बात करूं तो 3 मई को एग्जाम है, उसको छोड़ दो। 2 मई, 1 मई, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल से आपका एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन चालू हो जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट, ये चालू हो जाना चाहिए। किस सीक्वेंस में रिवीजन करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं व्हेन यू स्टार्ट योर फाइनल रिवीजन। सबसे पहले, कोई चैप्टर छोड़ने का ना सोचे। बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं। कभी भी आप पूरे के पूरे चैप्टर को छोड़ने का ना सोचे। अगर आपको किसी चैप्टर के 1 या 2 टॉपिक्स में इश्यूज हो रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को छोड़ दे, बट चैप्टर का रिवीजन कवरेज करके जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन इजियर साइड पे आ गया और आपने पूरा का पूरा रिवीजन छोड़ दिया, तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाए पाएंगे, इन स्पाइट द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। जैसे लास्ट टर्म में हुआ कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के साथ। लास्ट टर्म में इंस्टीट्यूट ने कंसोलिडेशन का क्वेश्चन इतना इजी दिया था कि मतलब कोई भी बच्चा अगर बेसिक नॉलेज रखता कंसोलिडेशन की तो वो कर पाता, बट बहुत सारे बच्चे कंसोलिडेशन पहले ही हार मान के छोड़ के गए थे, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, उन्होंने वो क्वेश्चन कट कर दिया। और जो दूसरे क्वेश्चन में थे वहां टेक्निकलिटीज थी, तो वो वहां पर भी फंस गए। कभी भी आप रिवीजन कर रहे हो, कोई चैप्टर पूरा छोड़ने का मत सोचो, जितना आपसे हो पा रहा है उतना कर लो, उसके बाद एग्जाम में जो आएगा सो आएगा। अगर हमारे कवर किए रिवीजन से आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो वो मुझे छोड़ना भी था, मैं छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी पूरे चैप्टर को ना छोड़े, कोई भी चैप्टर पूरे चैप्टर को ना छोड़े। अगर 1 और 2 टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो उनको एक्सक्लूड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रिवीजन के टाइम आप टाइम वेस्ट ना करें। जैसे हो सकता है ब्रांच में कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर इंडिपेंडेंट ब्रांच के बड़े वाले क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होता है, आप छोड़ दीजिए। इंस्टीट्यूट ने आज तक, मैंने 10 साल के पेपर्स देखे, 10 साल में तो कभी नहीं पूछा है, मेरे को नहीं लगता अभी भी पूछेगा। वैसे इस बार एमटीपी में एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने अपने सेशन में आपके साथ डिस्कस किया है, आप एक बार वो भी देख लोगे तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से काम करना है। आप अपना बेकार टाइम उस रिवीजन में ना इन्वेस्ट करें। आप जर्नल एंट्रीज देखें इंडिपेंडेंट ब्रांच की, इंटर ब्रांच एंड एचओ के जो ट्रांजैक्शन है या इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन,
को देके आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच का रिवीजन, फिर आप टाइम डिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच में अलोकेट करें। तो ध्यान रखिए, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ रहा है, एक या दो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ दो, बट जितना आप रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कम से कम आपको करके जाना चाहिए। नंबर 2, मिक्स चैप्टर एंड एएस का रिवीजन। पहले सारा चैप्टर कर लिया, बाद में सारा एएस कर लिया, ये नहीं करना है। चैप्टर और एएस के रिवीजन को मिलाकर कीजिए, इससे एफिशिएंसी बनती है, बोरियत नहीं होती है। आप जब चैप्टर्स और एएस को मिलाकर रिवीजन करेंगे तो आपका माइंड बोलेगा चल एक चैप्टर हो गया, अभी एक एएस लेके बैठते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको 12 घंटे 14 घंटे का रिवीजन शेड्यूल बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर चैप्टर्स वाला पार्ट। अगर आप बाईबैक का रिवीजन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन बाईबैक का वो लिमिट्स वाला जरूर हाथ से सॉल्व करो, उसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास कर लो, उसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट बना लो। एक क्वेश्चन उठाओ जिसमें जर्नल, बैलेंस शीट और वो लिमिट्स तीनों काम है, वो करके आपका बाईबैक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर उठा रहे हो, एक क्वेश्चन वो शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन वगैरह वाला कर लो, और एक क्वेश्चन आप कर लो नॉर्मल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जिसमें 8-10 एडजस्टमेंट है। आप 1-2 क्वेश्चन भी बना के जाओगे ना तो एग्जाम में किस तरीके से प्रोसीड करना है वो आपको हमेशा क्लियर होगा, करके जाना चाहिए। एक शेयर सरेंडर का क्वेश्चन बना लिया, तो एक चैप्टर में से जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चन को पिक करके अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन हाथ से रिटन प्रैक्टिस करके जाओगे, आई इंश्योर एग्जाम में आप बहुत सेफ फील करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप जब ये क्वेश्चन बनाओ तो इंश्योर कीजिएगा कि आप ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे बट बहुत शॉर्टकट में भी नहीं जा रहे हैं। यानी जर्नल एंट्री लिख लो, नरेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बैलेंस शीट बना रहे हो तो 1-2 बैलेंस शीट कम से कम शेड्यूल 3 में बनाओ। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन पूरा शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट बनाऊंगा, बाद बाकी 3 का खाली बैलेंस शीट रफ में या टी फॉर्म में लिख के बना लूंगा, सो दैट मैं अपने फिगर्स कैलकुलेट कर सकूं। इस तरीके से बैलेंस करके आपको रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है, स्पेशली चैप्टर्स का रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको बना के जाने ही है। अगर आप खुद चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं खोज पा रहे, जैसे पहला तो होता है, अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो तो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको दे रखा है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर्स के अंदर, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देखना। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो बट आप देखना चाहते हो मेरे क्वेश्चंस को, मेरे मैराथन के हर वीडियो के नीचे क्वेश्चनर की लिंक है, वो क्वेश्चनर से आप क्वेश्चन देखोगी तो भी मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। अगर आप अपने सर की बुक से फॉलो करना चाहते हो तो सर ने क्लास में जो अच्छे क्वेश्चन मार्क कराए थे उन क्वेश्चंस को कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी अगर आप एक कर लोगे आपका काम हो जाएगा। आपको सब करने की जरूरत नहीं है, सब करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, करना है बट इतना करना है ताकि हम सब कुछ कवर भी कर सके। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल टॉपिक और चैप्टर। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो और एक टॉपिक ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आपके पास रिवीजन वीडियोस हैंडी है तो रिवीजन वीडियो से कर लो, मैराथन हैंडी है मैराथन से कर लो। अगर तो भी आप देख रहे हो नहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा और करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उस टॉपिक को एक बार मार्क करके छोड़ दो। अगर वो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप दिन के एंड में उसको देख लेना या लास्ट दिन में देख लेना। प्लीज जब आप मेन रिवीजन कर रहे हो आप इंश्योर करना ज्यादा से ज्यादा कवरेज आप कर सको, रेदर देन स्टिकिंग टू 1 और 2 टॉपिक्स। तो अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है या तो उसको डे एंड पे देख लो, अभी कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, डे एंड पे देखेंगे, या उसको लास्ट दिन देखेंगे। बीच में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना पहले मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं उतना हम कवरेज करेंगे। डोंट सी और इन्वेस्ट टाइम इन अनटच्ड टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक आपने पहले से छोड़ रखा है और आज तक प्रॉपर्ली आपने देखा नहीं है, उन टॉपिक्स में लास्ट रिवीजन के समय एकदम टाइम इन्वेस्ट ना करें। जैसे अगर कोई बच्चा से फॉर एग्जांपल एएस 15 का क्लास ही नहीं कर रखा है, एएस 15 देख ही नहीं रखा है, लास्ट टाइम में एएस 15 पे माथा लगाने का जरूरत नहीं। क्या होगा मैक्सिमम, ऐसा मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, छूट जाएगा, छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 95 हम खराब नहीं करेंगे। तो अगर कोई टॉपिक आपने छोड़ रखा है तो लास्ट टाइम में प्लीज उस पर टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम में आप दूसरी चीजें रिवाइज करेंगे तो आप 95 का पेपर कम से कम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखें जब आप अपना फाइनल रिवीजन में स्टेप इन कर रहे हो। इससे फायदा क्या होगा पता है, आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे और मैक्सिमम रिवीजन करके जा पाओगे। बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा रिवीजन करके जाना पड़ता है क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली नहीं काम करते हैं। वो गलती आप मत करना। वी विल हैव टू इंश्योर दैट मैं रिवीजन के समय मैक्सिमम रिवीजन करके जाऊं, क्योंकि मैं 4 दिन डिवोट कर रहा हूं इस सब्जेक्ट को, तो मैं कुछ भी ना छोड़ू, मैं जितना हो सके उतना कवर करके जाऊं।
अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन सीक्वेंस क्या होना चाहिए एडवांस अकाउंट्स में। मैंने आपके सीक्वेंस को 4 डेज में बांट दिया है। मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इजी से टफ मूव करने वाला पर्सन हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई एक बार मेरा इंजन चलना शुरू हो, एक बार इंजन चलना शुरू हो गया तो उसके बाद हम एस्केलेटर मार के हम आगे बढ़ी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इजी से टफ की तरफ चले तो रिवीजन बहुत बेटर होता है। बट हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि मार्क्स की भी कवरेज आपको इंश्योर करनी है कि डेली बेसिस पे 20-25 मार्क्स आप कवर कर रहे हैं, तो कि ताकि आप 4 दिन में टोटल 100 मार्क्स कवर कर सके। डे 1 पे इन्वेस्टमेंट्स चैप्टर AS13, बाईबैक चैप्टर जो हर टर्म में क्वेश्चन आ ही रहा है, कैश फ्लो चैप्टर जिसका इंस्टीट्यूट पे अभी बहुत नजर है। आप देखोगे लास्ट 2 टर्म से वो कैश फ्लो के क्वेश्चन हर टर्म एग्जाम में दे रहे हैं। मेरे को लगता है आपको इस टर्म में भी देखने शायद मिल जाए। तो ये 3 चैप्टर आप डे 1 पे कवर करोगे। चैप्टर्स में ये 3 चैप्टर आप डे 1 पे कवर करोगे। चैप्टर्स को रिवीजन कैसे करना है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी समरी बुक आपको दी गई है। समरी बुक को आराम से, हड़बड़ी नहीं, एक एक पेज आराम से पढ़ पढ़ के आगे बढ़िए। एक बार आपका रिवीजन हो जाए, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, तो जैसा मैंने बोला आप क्वेश्चंस बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन बनाते ही आपको अगर लगता है क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अगर क्वेश्चन में कोई अटक रहे हो तो वापस उस टॉपिक में जाओ, क्या पढ़ा था, क्यों मैं क्वेश्चन में अटका, उसको देखो, चीज को ध्यान रखो और फिर आगे बढ़ो। तो पहले दिन में 3 चैप्टर हमें करने हैं, इन्वेस्टमेंट, बाईबैक और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कवर करेंगे छोटे छोटे वाले, बट जिससे एग्जाम में मेरे को लगता है इन 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 2 क्वेश्चन आपको शायद देखने चाहिए। AS1, AS4, AS5, AS29, 20 एंड 25। 1 हो गया डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, 2 हो गया इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, 4 हो गया इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, 5 हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, 29 प्रोविजन, 20 EPS एंड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये 5 में से मेरे को लगता है 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने मिलेंगे। तो ये 5 या 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम डे 1 पे करेंगे। अब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं जिनको आपको 100% देख के जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर, उसका एक बड़ा क्वेश्चन हमने किया था, वो देख लेना। और गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन देख लेना, वैसे लास्ट टाइम आया हुआ है बट देख लेना एक बार। AS4 में से एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, उनके एग्जांपल्स अच्छे से देख लेना। डिविडेंड वाला पॉइंट एक बार देख लेना। AS5 में से एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड आइटम जरूर देख लेना। अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज देख लेना, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज देखा हुआ है, अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज अच्छे से देख लेना। 29 में से प्रोविजन बहुत अच्छे से देख लेना, कंडीशंस ऑफ प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीइंबर्समेंट रिलेटेड टू प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट का डेफिनेशन देख लेना और ट्रीटमेंट समझ लेना। AS20 में बेसिक डाइल्यूटेड EPS दोनों इंपॉर्टेंट है। बेसिक EPS इजी है, वानोस के कैलकुलेशन पे फोकस करना। डाइल्यूटेड EPS में ऑप्शंस, डिबेंचर्स जरूर देख लेना, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने मिल जाए। 25 में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऐसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, टैक्स वाला कैलकुलेशन जरूर देख लेना, इनकम टैक्स एक्सपेंस। और एक जो क्वेश्चन हमने किया था कि करंट ईयर का प्रॉफिट इतना, करंट क्वार्टर का प्रॉफिट इतना दिखाया है, इसमें इन आइटम्स के ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट किया है, वो क्वेश्चन देख लेना। कि कुछ खर्चों को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है, वो सारी चीजों को आपको वो देख के, वो एक बड़ा वाला क्वेश्चन किया था, वो आपको बना के जाना है। इतना कर लोगे तो आपका ये फर्स्ट डे एकदम अच्छे से हो जाएगा। दिन में आपको अभी लास्ट डेज में 12 to 14 आवर्स का समय अपने आप को देना है। 8 घंटे का नींद, 7 से 8 घंटे का नींद, 7 घंटे की नींद लेके चले आप, क्योंकि आगे आपकी नींद खराब होगी, तो अभी आप नींद को खराब ना करें। 7 घंटे की नींद ले। 17 घंटे में से 12 से 14 घंटा आप टारगेट बनाए अपने पढ़ने का। एक चैप्टर रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन बनाए, फिर 1 या 2 AS कर लिया, फिर एक चैप्टर किया, 1 या 2 AS कर लिया, फिर एक चैप्टर किया, 1 या 2 AS कर लिया। अगर ये पूरा काम करते करते मान लो आपके पास लास्ट में दिन में अभी भी टाइम बच जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट डे में से कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, तो वो टॉपिक आप कर लीजिएगा। जैसे मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डे 2 में मैंने दिया है, वो आप डे 1 पे करके कंप्लीट कर देना। टाइम वेस्ट मत करना। लास्ट में टाइम बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा MCQ वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम और बेहतर हो सके। 30 अप्रैल को सेकेंड डे पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट PL का फॉर्मेट एक बार अच्छे से देखना है, एक क्वेश्चन उठाना है बैलेंस शीट PL वाला और अच्छे से बना लेना है। पूरा विद फॉर्मेट प्रॉपर्ली बना लेना, पूरा काम हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है।
डिविडेंड वाला जो टॉपिक है वो देख लेना, डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4-5 मार्क का इंस्टीट्यूट दे सकता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से रिवीजन करना है, फिर एक शेयर सरेंडर का क्वेश्चन, एक बड़ा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, एक वो कैपिटल वाला कन्वर्जन वगैरह वाला क्वेश्चन, ये कर लेना, काम हो जाएगा। अमलगमेशन, पहले परचेज कंसीडरेशन उसका क्वेश्चन, फिर परचेजिंग कंपनी का अकाउंटिंग, परचेज मेथड, मर्जर मेथड, उनके एक एक क्वेश्चन, फिर वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग और एक क्वेश्चन। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। रिसेंट आरटीपी एमटीबी में इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, जहां पर उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन के क्वेश्चन को मर्ज करके दिया था, जो मैंने करवाया है सेशन में। आप अगर नहीं किए वो सेशन तो वो क्वेश्चन एक जरूर देख लेना, वो आपको हेल्प करेगा। अगर वैसा क्वेश्चन आया तो आप क्रैक कर पाओगे एग्जाम में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस दिन आपको कौन से करने हैं? रेवेन्यू वाले दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और 9, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आएगा। 17-18 सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड रिलेटेड पार्टी एंड 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो 3 हो गए डिस्क्लोजर वाले एएस और 7 और 9 हो गया आपका रेवेन्यू रिलेटेड एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कैसे हम यूज करते हैं जरूर देखना, और एक लास्ट में वो डिस्क्लोजर वाला पड़ा था जहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते थे, परसेंटेज कंप्लीशन, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, कितना प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर, जरूर देख लेना। एएस 9 में हर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की क्राइटेरिया, मेन फोकस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जरूर देख के जाना। एएस 17 में 10% क्राइटेरिया अच्छे से देख लेना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, वो वाला डेफिनेशंस देख लेना। एएस 18 में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, कौन कौन रिलेटेड पार्टीज में कवर है ये अच्छे से देख लेना। एएस 24 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, ये अच्छे से देख लेना। अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं है बाद बाकी छोड़ दोगे, इनको बहुत ध्यान लगा के करना। इनके अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो वो क्वेश्चन 1-2 हाथ से बना के जाना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाले टॉपिक्स है। थर्ड डे पर हम करेंगे एक ही चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर, ब्रांच खुद में 3 चैप्टर है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन। आप सुबह डिपेंडेंट ब्रांच लेकर बैठोगे, डिपेंडेंट ब्रांच अच्छे से कर लोगे, फिर एएस 11 रिवाइज करोगे, एएस 11 रिवाइज करने के बाद फॉरेन ब्रांच लेकर बैठोगे, फॉरेन अच्छे से कर लोगे, फिर सारा एएस कंप्लीट करोगे, रात को इंडिपेंडेंट ब्रांच लेके बैठोगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच लेके बैठोगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच में सिर्फ जर्नल्स कीजिएगा, और एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया आरटीपी एमटीपी से वो देख लीजिएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस डिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच में दीजिएगा। मेरे को लगता है इस एग्जाम में डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच आपको देखने मिलेगा। इस डे पर एएस हम लोग एसेट्स वाले कवर करेंगे। एएस 11 तो ब्रांच से रिलेटेड है, फिर 2, 10, 26, 12 और 16। 11 पूरा अच्छे से करना है, जिसमें आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का अकाउंटिंग वो देखना है। एएस 11 और ब्रांच का जो फॉरेन ब्रांच का ट्रांसलेशन है वो देखना, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखना है। एएस 11 के 1-2 क्वेश्चन हाथ से बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप फिगर सही से ना पुट कर पाओ, तो हाथ से बनाइएगा। एएस 12 में हर टाइप का ग्रांट का अकाउंटिंग, स्पेशली रिफंड का अकाउंटिंग, और डेप्रिशिएबल एसेट वाले पर फोकस कीजिएगा, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, डीजीजी वाला और एसेट की कॉस्ट से रिडक्शन वाला। एएस 2 में नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, और कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर का जो प्रिंसिपल है ये अच्छे से देख के जाइएगा। एएस 10 खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। बियरर प्लांट का डेफिनेशन अच्छे से देख के जाइएगा। एसेट का कॉस्ट कैलकुलेशन, पीपी का कॉस्ट कैलकुलेशन अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, पीपी का डेप्रीसिएशन और रीवैल्यूएशन, ये अच्छे से देख कर जाइएगा। एएस 16 में बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है वो वाला पार्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग का किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, अच्छे से देख के जाइएगा। एएस 26 में रिसर्च डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। कुछ कुछ खर्चे जो हम कैपिटलाइज नहीं करते, इमीडिएटली पीएल में चार्ज कर देते हैं, वो अच्छे से देख के जाइएगा। अमोर्टाइजेशन वाला पॉइंट इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह वाला, वो अच्छे से देख के जाइएगा। ये आपका डे 3 रहेगा। अगर आपके पास टाइम बचे डे 3 में, आपको लगे फटाफट हो गया है सर, डिपेंडेंट ब्रांच किया, फिर 2 एएस किया, फिर फॉरेन ब्रांच किया, फिर 2 एएस किया, सर सलट गया फटाफट, तो डे 4 के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पहले कर सकते हो, या कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह वाले टॉपिक पहले कर लेना। डे लास्ट में अब हमारा एक ही चैप्टर बचा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में मैं आपको बोलूंगा 3 पार्ट में बांट दो, एएस 21, 23, 27। 21 सुबह से लेकर बैठा, पहले हमने वो 5 स्टेप पढ़े जो हम लोग वर्किंग करते हैं, 5 स्टेप को अच्छे से समझा, फिर एक एक करके कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स देख लिए, बैलेंस शीट रेडी हो गया।
एक या दो क्वेश्चन बैलेंस शीट का हाथ से बनाना, फिर पीएल में जाना। इस बार पीएल आपको देखने मिल सकता है, पीएल को इग्नोर मत करना। पीएल देखना, पीएल का एक क्वेश्चन हाथ से बनाना, देन गो टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन कम टू एएस 23, देन गो टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन कम टू एएस 27, एंड जो बचा बाद में कर लीजिएगा। कंसोलिडेशन, उसके बाद एएस इस दिन मैंने अच्छे अच्छे एएस इस दिन दिए। ये चार में से आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं, 15, 19, 22, 28। अब सर ये तो बड़े बड़े एएस हो गए, तो टाइम इंटरवल पे कीजिएगा। जैसे सुबह सुबह क्या है, कंसोलिडेशन थोड़ा पढ़ने के बाद एएस 19 कर लेना, एसेट से रिलेटेड है एएस 19। उसके बाद आप क्या करना, एएस 22 कर लेना, 28 कर लेना, और लास्ट में 15 कर लेना। अगर आपने इनमें से कोई एएस पहले से छोड़ रखा है तो उसको लास्ट दिन देखने की जरूरत नहीं है, पूरा इग्नोर कर दीजिएगा। और चारों किए हुए हैं तो आप इस तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। तो मैंने एएस को इस तरीके से बांटा जिसमें आपको एग्जाम में हर दिन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने मिलेगा। एएस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन एएस के आएंगे, या तो 7+7 या 5+5+4। ज्यादा चांस 5+5+4 है क्योंकि वो पेपर को लेंदी करेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में एक एएस आएगा, तो 4 एएस के क्वेश्चन वहां आएंगे, और आपका जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो मैक्सिमम एएस से ही भरा रहेगा। मान लीजिए 30 मार्क्स में 20 से 22 मार्क्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही रहेगा, तो उतना चीज जब एएस से पूछा जाएगा तो एएस का कवरेज इस तरीके से आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो मैंने चैप्टर्स को बांट दिया और साथ साथ मैंने एएस उस पे लगा दिए। जब चैप्टर्स मेरे ज्यादा है तो एएस इजी वाले हमने करके कंप्लीट कर दिए, जब चैप्टर्स मेरे कम है तो मैंने अच्छे वाले एएस लेके कंप्लीट कर दिए। आपको इनमें से सफल करना, आप सफल कर सकते हो, बट जो मैंने चैप्टर और एएस का कॉम्बिनेशन दिया है, एएस का कॉम्बिनेशन कम से कम वो एक साथ ही करना। अगर एएस ऑन एसेट्स करना चाहते हो तो एएस ऑन एसेट्स एक ही दिन डे 1 पे ही कर लो, बट एक साथ करना। ऐसे मत करना कुछ इधर से कुछ इधर से। वो मैंने आपको सेट बना के दिया है जिससे आपका रिविजन बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। कैपिटल मेंटेनेंस का एक छोटू सा टॉपिक है, 10 मिनट का, वो देख लेना। हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और करंट कॉस्ट, ये तीन तो कैपिटल मेंटेनेंस के टेक्निक्स है, वो जरूर देख लेना। लास्ट डे पर एएस का बेसिक्स, एडवांटेज ऑफ एएस, डिसएडवांटेज ऑफ एएस, इश्यूज डेल्ट बाय एएस, एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो क्राइटेरिया जो सेग्रीगेशन का, एसएमसी नॉन एसएमसी लेवल 1 2 3 4, ये एक बार देख लेना। और फिर जितना टाइम तुमको पढ़ने का इच्छा हो एएस का समरी बुक हाथ में रखना, और जो एएस में दिक्कत है उनको देखते रहना। दैट्स इट। इस तरीके से आपको अपना पूरा रिवीजन शेड्यूल जचाना चाहिए लास्ट 4 डेज का। अगर आप ये फॉलो करोगे 12 to 14 आवर्स पर डे दे पाओगे, 12 to 14 आवर्स, आई एम श्योर कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम डे पर पैनिक नहीं करना है। ये समझना है मैंने पूरी मेहनत की है, जितना मेरे को आएगा मैं उतना लिखने बैठूंगा और उसमें मैं झंडे गाड़ के आऊंगा, बाद बाकी देखा जाएगा। एक मेरा गुरु ज्ञान का वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया था, गुरु ज्ञान का वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले, लाइव सेशन लिया था, वो जरूर आप देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बने रहने में बहुत हेल्प करेगा। तो गुरु ज्ञान का वीडियो जरूर देख लेना। 12 से 14 घंटे का स्टडी शेड्यूल, 7 घंटे का नींद, ये रूटीन फॉलो करना। बाहर का कुछ मत खाना, लाइट घर का खाना, जूसेस पे ज्यादा ध्यान देना, हाइड्रेटेड रहना, तबियत खराब मत करना। तो जूसेस पियो, हाइड्रेटेड रहो, खाना कम खाओ, 7 घंटे सो, 12 से 14 घंटे पढ़ाई करो। ये तुम्हारा लास्ट जो परीक्षा है, इस परीक्षा को पास करो। अब अगर कोई बच्चा डगमगाता है तो उसके 9 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। डगमगाइए मत, जितना आता है उसको अच्छे से कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, आपका 100% एग्जाम अच्छा जाएगा। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। अच्छे से वीडियो देख लिया हो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गुरु ज्ञान का वीडियो जरूर देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट वीडियो की लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, सो दैट आप रेफर कर सके। Done. Thank you so much everyone. Bye bye.